Hi guys, I am Professor Narayan Nile from Bhagyavedha Academy and today we are going to learn friend class 10th का इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 2 देख रहे हैं जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यानी इसमें हमने पहला पार्ट देखा फ्रेंड परसों के दिन, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब उसमें किन कौन से सेक्टर से इकोनॉमी हमें कहाँ से मिलती है, तो 3 सेक्टर से मिलती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। फिर देखा फ्रेंड हमने सेकंड नंबर का पॉइंट जिसका नाम था, कल के दिन देखा हमने हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, यानी किस प्रकार से हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं यदि गवर्नमेंट का प्रामाणिक साथ रहा और सच में इंडिया को डेवलप करना रहा तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा लोन वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा, सबको हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, ये हमने देखा सेकंड में। थर्ड में आज हम देखने वाले हैं फ्रेंड थर्ड वाला, डिवीजन ऑफ सेक्टर्स ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। चलो देखते हैं व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनाइज्ड एंड व्हाट इज मीन बाय अनऑर्गेनाइज्ड। ये पेज नंबर 30 निकालो फ्रेंड आप बच्चों, और चलो अभी लाइन बाय लाइन में पढ़ने वाला हूं। चलो देखते हैं। लेट अस एग्जामिन द अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। चलो इकोनॉमी की एक्टिविटी में आपको बताता हूँ, 2 एक्टिविटी है, तो उसमें से पता चल जाएगा कि ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है एंड अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या है। चलो देखते डायरेक्टली, मैं कांता के बारे में पढ़ता हूं। चलो कांता है, एक पिक्चर देख रहे हो आप, ओके। कांता वर्क्स इन ऑफिस, एक ऑफिस में काम करती है। शी अटेंडेड हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 to 5:30 PM। सुबह 9:30 को जाती, 5:30 को घर पे आती। शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। हर महीना हो गया कि उसको एक फिक्स सैलरी मिलती है। इन एडिशन इन द सैलरी शी ऑल्सो गेट द प्रोविडेंट फंड। सिर्फ सैलरी नहीं मिलती है, पीएफ भी कटता है उसका, प्रोविडेंट फंड। एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के रेगुलेशन नियमानुसार। शी ऑल्सो गेट अ मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस। उसको टीएडीए भी मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है। टीएडीए समझता है, टीए मतलब ट्रैवल अलाउंस एंड डीए मतलब रेसिडेंशियल अलाउंस, तो उसको दोनों मिलते हैं। इवन मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है, यदि उसके घर में का या उसका कोई पति या उसका बच्चा यदि बीमार पड़े तो ऑब्वियसली उसका टोटल मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ चार्ज होता है। इतना गवर्नमेंट वर्कर्स को क्या है, फैसिलिटी है। कांता डज नॉट गो टू द ऑफिस ऑन संडे, संडे को उसको छुट्टी रहती है। संडे छोड़ो, अदर कुछ रहा, कुछ फेस्टिवल वगैरह रहा तो भी छुट्टियां रहती है। दिस काइंड ऑफ पेड हॉलीडेज, और ये सारे पेड हॉलीडेज होते हैं, मतलब वो काम करे या ना करे उसको उसकी तनख्वाह मिलने वाली है। When she joined the work, she was given an appointment letter stating all the terms and conditions of the work. जब उसको ज्वाइनिंग लेटर दिया था तभी सारे टर्म्स और कंडीशंस लेटर उसको दिया था। ये था कांता। अब उसी कांता का एक नेबर है, नेबर मतलब समझता, बाजू वाला, उसका नाम है कोमल, मेल है वाला। अब उसकी कंडीशन में आपको सुनाता। कोमल इज अ कांता's नेबर, ही इज अ डेली वेजेस लेबरर इनटू द नियर बाय ग्रोसरी शॉप। उसके बाजू में ही, कॉलोनी में ही ग्रोसरी शॉप है, वहां पे वो काम को जाता। कब जाता? सुबह 7:30 बजे जाता तो 8:30 बजे, रात के 8 बजे तक वो काम करता इन द इवनिंग। He gets no other allowances apart from the wages. जितने दिन वो काम करेगा उसी का उसका सैलरी मिलेंगे। उसको संडे का कोई अलाउंस नहीं है, ना टीए है, ना डीए है, ना कोई फेस्टिवल को उसको छुट्टी है, नहीं। काम को आया सैलरी, काम को नहीं आया नो सैलरी। He is not paid for the days he does not work. काम नहीं तो सैलरी नहीं। He has therefore no leave for paid holidays. उसको कोई पेड हॉलीडेज नहीं, जैसे कांता को ऐसा नहीं है। Now he was given any other formal letter saying that he was been given the employment in the shop. उसको ऐसा कोई लेटर दिया नहीं कि चलो परमानेंट तुझे इस शॉप में आज से नौकरी लग गई, नहीं। कभी भी उसका मालिक उसको हकाल सकता है। He can ask to leave any time by his employers. बराबर, तो उसको कभी भी निकाला जा सकता है। अब ये दोनों एग्जाम्पल फ्रेंड आपने देख लिए। ऊपर का जो एग्जाम्पल है कांता का, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का है। अभी ऑर्गेनाइज का मतलब अभी समझ में आया होगा आपको थोड़ा सा। Who follow the government rules and regulation. Unorganized मतलब क्या? प्राइवेट, बराबर। Who are not follow any rules and regulation ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं।
ये गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट बोल सकते हैं, या और सेमी गवर्नमेंट, शासकीय अथवा निम शासकीय सर्विसेज, या एक प्राइवेट कंपनी बट who follow the rules and regulation of the government, लेकिन उसको टोटल रूल्स एंड रेगुलेशन किसके फॉलो करने पड़ते हैं? गवर्नमेंट के फॉलो करने पड़ते हैं। उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज और इसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, Kanta works in organized sector. Organized sector covers those enterprises or the places of work where the terms of employment are regular and therefore the people have assured to work. यहाँ पे लोगों को रेगुलर सैलरी है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उसको लगा दिया है, ओके, संडे विंडे है, ओके, पीएफ वगैरह कट्टा है, मेडिकल फैसिलिटी है, टीए है, डीए है, यहाँ पे वो कुछ भी नहीं है। दे आर रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का रजिस्टर होता है, या फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज फॉलो बाय द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, या फैक्ट्री एक्ट होता है, या मिनिमम वेजेस एक्ट होता है, या पेमेंट ऑफ गारंटी एक्ट होता है, या शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है, एटसेट्रा। कुछ तो भी एक्ट वहां पे लगाए जाते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। It is called organized sector because it has some formal process and procedure. वहाँ पे कुछ formal क्या होती है? Process होती है और procedure होती है। Some of these people may not have employed by the anyone, but may work on their own, but they have to register themselves with the government and follow the rules and regulation of the government. ये है organized. मैंने बोला या तो गवर्नमेंट होता, या तो सेमी गवर्नमेंट होता, या कंपनी होती, बट वो कंपनी क्या करती है? रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है। ओके है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। समझ में आया सभी को ऑर्गेनाइज सेक्टर भी? चलो देखते हैं। वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहां पे क्या होती है? पहले बात सिक्योरिटी है, यहां पे नो सिक्योरिटी, ओके। यहां पे पीएफ है, मतलब प्रोविडेंट फंड है, यहां पे नो पीएफ, यहां पे टीएडी है, यहां पे नो, यहां पे पेंशन है, यहां पे नो पेंशन है, यहां पे हॉलिडे पेड हॉलिडे है, यहां पे नो। समझ में आया? यहां पे मेडिकल फैसिलिटी है, यहां पे नो। समझ में आया फ्रेंड? ये डिफरेंस है। तो ये सब बातें ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ये बातें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है। वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ऑन ए फिक्स नंबर ऑफ आवर्स। उसको आवर्स भी क्या है? फिक्स है, इतने आवर्स काम किया, चला घर। इफ दे वर्क मोर, यदि उन्होंने ज्यादा काम किया तो दे हैव टू पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर, यानी फिक्स आवर्स है यहाँ पे, फिक्स आवर्स। यहाँ पे नो फिक्स आवर्स। यहाँ पे यदि ज्यादा काम किया, एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा टाइम काम किया, तो उसको दिया जाता है ओटी। ओटी मतलब ओवर टाइम का पेमेंट, ओटीपी, बराबर। यहाँ पे नो ओटी, नो ओवर टाइम। समझ में आ रहा है? ये जो बातें मैंने लिख के दी है फ्रेंड, यही से फैक्टर्स ऑर्गेनाइज डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस? आपको ये क्वेश्चन जरूर आता है। What is the difference between organized and unorganized sector? Explain with example. तो ये सारा मैंने डिफरेंशिएट किया विथ एग्जाम्पल कांता और कोमल का दिया। Got it everybody? सबको समझ में आया? चलो नेक्स्ट। They have fixed salary, they work more, they have to pay overtime, they also get several of other benefits of employers। वहाँ पे बहुत बेनिफिट्स है, यहाँ पे नो बेनिफिट्स है।
वाट एवर दिस बेनिफिट दे गेट पेड, लीव है, वहां पे जो लीव है, मैंने लीव पे बोला, ड्यूरिंग द हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुएटी भी है, यहाँ पे नो ग्रेजुएटी है, दे आर सपोज टू गेट अ मेडिकल बेनिफिट्स, यहाँ पे मेडिकल बेनिफिट्स है, वहां पे मेडिकल बेनिफिट्स नहीं है। अंडर द लॉ द फैक्ट्री मैनेजर हैज टू इंश्योर द फैसिलिटीज लाइक अ ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ वर्किंग एनवायरमेंट, वहां पे सब मस्त ड्रिंकिंग वाटर रहता है, यहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर रहेगा उसकी गारंटी नहीं है, बराबर, सब कुछ फैसिलिटी, यहाँ पे सेफ है आदमी, यहाँ पे सेफ नहीं है, यहाँ पे कुछ होता है ड्यूटी पे तो उसकी टोटल प्रिकॉशन कौन लेता है, या तो कंपनी लेती है या तो गवर्नमेंट लेता है, यहाँ पे हाथ पैर टंगड़ा भी तुम्हारा मुड़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने कुछ नहीं करेगा, आपको आपका ही करना पड़ेगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ड्रिंकिंग वाटर है, सेफ वर्किंग एनवायरमेंट है, व्हेन दे आर रिटायर दे वर्कर गेट्स द पेंशन एज वेल, यहाँ पे पेंशन है, यहाँ पे पेंशन नहीं है। इन कॉन्ट्रास्ट अभी ये हो गया सिर्फ एंड सिर्फ कहाँ का, ऑर्गेनाइज का। अब देखेंगे अपन इनऑर्गेनाइज, कोमल के बारे में। कोमल वर्क्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट व्हिच आर लार्जली आउटसाइड ऑफ द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। दे आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दे आर नॉट फॉलोड, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं बट एक भी फॉलो नहीं होता है। जॉब्स हियर आर लो पेड, ये जो जॉब्स होता है वो कैसा होता है फ्रेंड, लो पेड होता है, ऑफन नॉट अ रेगुलर, वो भी रेगुलर नहीं। देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, यहाँ पे ओवर टाइम की कोई प्रोविजन नहीं। पेड लीव्स, हॉलीडेज लीव्स ड्यू टू द सिकनेस एक्सेट्रा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर्ड, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट क्या नहीं है, सिक्योर नहीं है, यहाँ पास सिक्योर है। ड्यूटी पे यदि कुछ हो गया तो जल्दी से उसको पैसे मिल जाते, यहाँ पे मिलते नहीं है। पीपल कैन आस्क टू लिव विदाउट एनी रीजन, यहाँ पे आदमी कुछ भी रीजन ना बोलते हुए बिंदास रह सकता है, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या डालनी पड़ती है, लीव डालनी पड़ती है, CL बराबर ML कैजुअल लीव ऐसा डालना पड़ता है। When there is a less work such as during some season, some people may not be asked to leave. यहाँ पे यदि अच्छा सीजन नहीं मिला तो ये आदमी को घर पे भेज देता है, जा आज कुछ काम नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, काम हो या ना हो आपको रेगुलर फिक्स पेमेंट मिलने वाली है। Some people may not ask to, a lot of is depend on the whims of the employers. यहाँ का जो एम्प्लॉयज है ये whims मतलब लहरी है, आना है तो आएगा, नहीं आए तो आएगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पे आना ही पड़ेगा। This sector includes a large number of people who are employed on their own doing the small jobs such as selling in the street and repair works. इसलिए लोग इसके इस क्षेत्र में काम ज़्यादा कम नहीं करते हैं, छोड़ देते कुछ दिन के बाद में, अपना अपना कुछ तो भी काम करते हैं, रिपेयरिंग का वगैरह। Similarly, farmers works on their own and hire labor as and when they required. For example, एक आधा फार्मर उसकी खेत है, कुछ दिन खुद काम कर लेता, कुछ ज़्यादा काम रहा तो एम्प्लॉयमेंट लगाता, वो भी टेम्पररी, परमानेंट है क्या वो नहीं, वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। समझ में आया? ये फर्क का फ्रेंड हमारा ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स, आगे का पॉइंट देख रहे हैं हम, पेज नंबर पलटाओ 32 पे आ जाओ। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। चलो फिर इनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को भी प्रोटेक्शन चाहिए ना, तो किस प्रकार से हम उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, चलो देखते हैं। The organized sectors offer jobs and are most sought after, but employment opportunities in the organized sectors are expanding very slowly. लेकिन जैसे फायदे हैं यहाँ पे तो ज़्यादा लोगों की भीड़ ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने की है, लेकिन यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत फ्यू एम्प्लॉयमेंट है, फ्यू एम्प्लॉयमेंट है। समझ में आया पहला प्रॉब्लम ऑर्गेनाइज सेक्टर का, फ्यू एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, बराबर। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, वहां पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ का एम्प्लॉयमेंट विम्स है, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं है, उसको रेगुलर हैव टू कम, बराबर फिक्स है। चलो देखते हैं। But employment opportunities in the organized sector have been expanding in very slowly. It is also very common to find many organized sector enterprises unorganized sector. अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर भी कायम हो रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि परवड़ता नहीं है गवर्नमेंट को, दैट्स वाई बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर भी कायम कर डाले, अनऑर्गेनाइज में कर डाले। कैसे? एक एग्जांपल देता हूँ मैं स्कूलों का।
पहले जो स्कूलें थी वो गवर्नमेंट स्कूलें थी, दैट्स वाई जो टीचर थे उनको सभी ये था, सिक्योरिटी, पीएफ, टीडीए वगैरह, पेंशन वगैरह सब था। लेकिन आजकल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों को परमिशन दे रहा है। उससे क्या हो रहा है फ्रेंड, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। फिर वहां पे जो भी टीचर रहते हैं वो सब अनऑर्गेनाइज में काम करने वाले, मतलब क्या है, प्राइवेट है, बराबर, यानी कम सैलरी में उनसे क्या लिया जाता है, ज्यादा काम लिया जाता है। यहाँ पे ज्यादा सैलरी देकर भी ये लोग अच्छे से काम नहीं करते हैं, बराबर। एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इस प्रकार से बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर को क्या कर रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट, देन एज अ रिजल्ट they adopt such a strategies to extract the taxes and refuse to follow the law that protect the laborers. As a result, large number of workers are forced to enter the unorganized sectors jobs which pay very low salary. They are often exploited and not paid for the fair wages. बहुत सारे लोगों ने क्या कर डाला, ऑर्गेनाइज सेक्टर को इनऑर्गेनाइज में कन्वर्ट कर डाला। अभी उस लोगों का बहुत हाल है, बहुत हाल है, मतलब सिक्योरिटी नहीं, सब कुछ नहीं है, पीएफ नहीं, पेंशन नहीं, ऐसा। देन these jobs are not secure to have other benefits, और उनको कोई भी बेनिफिट्स नहीं है। ओके, आगे। Since 1990 it is a common to see the large number of workers losing their jobs in organized sector. देखो फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा सख्त कहां से हो रहा है, 1990 से हो रहा है। फ्रॉम 1990 से बहुत ऑर्गेनाइज सेक्टर को अनऑर्गेनाइज में कन्वर्शन किया है। किसने? गवर्नमेंट ने। यानी गवर्नमेंट को समझ में आया ड्रॉबैक्स ऑर्गेनाइज सेक्टर के। यहाँ पे लोगों को अच्छी सैलरी भी दी जाती है, लेकिन यहाँ के लोग काम नहीं करते, और यहाँ पे कुछ भी कम सैलरी देती फिर भी यहाँ के लोग काम करते, क्योंकि ये प्राइवेट है, उसकी तरफ ध्यान देने वाले सब है। यहाँ पे ध्यान देने वाला कोई नहीं है, बराबर। यानी ऊपर से नीचे तक, यानी ऑफिसर भी रहता है तो ऑफिसर को भी क्या देते हैं, पैसे देते हैं, उसको भी शांत बैठ जाता है, बराबर। तो इसलिए ये सेक्टर जरा थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा है। दैट्स वाई लोगों ने अभी 1990 से, गवर्नमेंट ने भी 1990 से ऑर्गेनाइज सेक्टर को भी काय में कन्वर्ट करना चालू कर दिया, अनऑर्गेनाइज में कन्वर्ट करना चालू कर दिया। आगे, Hence, beside this need of more jobs, there is a need of protection and support to the workers in the unorganized sector. लेकिन अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी प्रोटेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ जॉब्स करना चालू कर दिया। गवर्नमेंट का भी कुछ काम था कि चलो भाई अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर लोगों के ऊपर ज़्यादा अन्याय ना हो, दैट्स वाई गवर्नमेंट ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए। Who are these valuable people who need to be protection? उन लोगों को प्रोटेक्शन की क्या है, जरूरत है। In the rural area, the unorganized sector mostly comprise of the landless agriculture laborers, small and marginal farmers, sharecroppers and artisans such as weavers, blacksmith, carpenter, goldsmith। देखो फ्रेंड, अब चलते थोड़ा सा विलेज एरिया में, रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। पहले रूरल एरिया में चलते हैं। रूरल एरिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आने वाले लोग कौन कौन से हैं, काम करने वाले वर्कर्स कौन कौन से हैं? तो पहले जो है फ्रेंड वो है लैंडलेस लेबर, लैंडलेस पीपल। दूसरे है फ्यू लैंड, थर्ड है आर्टिशियन, फोर्थ है क्राफ्ट्समैन, म्यूजिशियन, कारपेंटर, ऐसे बहुत है। कहाँ पे? रूरल एरिया में। अर्बन एरिया में बहुत है, चलो देखते हैं। गोल्डस्मिथ, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर वगैरह वगैरह। Nearly 80% of the rural household in the India are in small and marginal farmer category. रूरल एरिया में बहुत सारे लोग फार्मर है, वो सब मार्जिनल फार्मर है या एकदम लोअर फार्मर है, स्मॉल फार्मर है। These farmers need to be supported through the adequate facility and timely delivery of seeds and agriculture inputs, credit, storage facility and marketing outputs। तो इन लोगों को सारी बातें मिलना चाहिए समय पे, तो इसलिए इन द अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में देखो अभी अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग। स्मॉल सेल इंडस्ट्री, कैजुअल वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, देखो कौन कौन से है।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दूसरे कैजुअल लेबर, कंस्ट्रक्शन लेबर, ऐसे बहुत ज्यादा, मतलब हॉकर्स, पेंटर, प्लम्बर, ऐसे बहुत सारे हैं। ओके, तो ये सारे कुछ ट्रेड्स, ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले हैं, कुछ ट्रेड में काम करने वाले हैं, एटसेट्रा। दोज हु वर्क ऑन द स्ट्रीट वेंडर्स, हेड लोड वर्कर्स, गारमेंट्स मेकर, रैक पिकर्स, एटसेट्रा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड द गवर्नमेंटल टू सपोर्ट द प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग टू द आउटपुट। एक्चुअली जो फैक्ट्रीज है उनको भी गवर्नमेंट सपोर्ट की क्या होती है, जरूरत होती है, उनको रॉ मटेरियल मिलना चाहिए, बराबर, और जो बना हुआ प्रोड्यूसर माल है उसको मार्केट मिलना चाहिए। द कैजुअल वर्कर इन द बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज नीड टू बी प्रोटेक्टेड। अभी इतने सारे लोग, मैं तो बोलता हूं ना, सिर्फ 20% लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और 80% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसके ऊपर डिपेंड है, तो गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा फोकस इन लोगों को डेवलपमेंट के लिए लगाना चाहिए कि चलो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो देखते क्या क्या करना चाहिए। देन to be protected, we also find the majority and workers that are scheduled caste, tribes and backward community find themselves in the unorganized sectors। और unorganized sector में ज्यादा से ज्यादा कौन से लोग हैं? बैकवर्ड लोग हैं सब, SC, ST, NT, OBC। Beside getting the irregular and low paid works, these workers also face social discrimination। इनको पैसे कम है, दैट्स व्हाई समाज में उनको कैद किया जाता है, भेदाभेद किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स वर्कर दस नेसेसरी टू बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इसलिए ये सेक्टर को डेवलपमेंट करना गवर्नमेंट का काम है, जिम्मेदारी है। यदि अभी नहीं किया तो फिर और भी एक क्षेत्र डेवलप नहीं होगा, ऑब्वियसली इंडिया डेवलप नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो फ्रेंड, ये था मेरा पहला पॉइंट जिसका नाम था, लास्ट वाला पॉइंट, डिवीजन ऑफ सेक्टर्स, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। ओके, अभी थोड़ा सा सेक्टर्स इन द टर्म ऑफ ओनरशिप, ये पॉइंट देखेंगे हम। देख लिए सारे नोट्स वगैरह निकाल लिया आप लोगों ने? चलो नेक्स्ट, चलो देखते हैं। अभी देखते हैं सेक्टर्स इन द टर्म्स ऑफ ओनरशिप। अभी कुछ सेक्टर्स हैं इन द टर्म ऑफ ओनरशिप। चलो अभी सेक्टर्स डिवीजन, ये देखा मैंने, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। अभी ऑन द टर्म ऑफ सेक्टर्स डिवीजन इन द टर्म ऑफ ओनरशिप, अभी कुछ है गवर्नमेंट और कुछ है प्राइवेट, बराबर। नहीं तो पब्लिक बोलते, गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे हम? पब्लिक, नहीं तो प्राइवेट। पब्लिक और एक प्राइवेट, ये दो सेक्टर्स है। कहां पे? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे। चलो पेज नंबर 33 पे आ जाओ। आगे आप 33 वहां पे देखना है, पेज नंबर 33 आ जाओ जल्दी से। ये सेक्टर का भी हम पढ़ रहे हैं। Another way of classifying the economic activities into the sectors could be on the basis of owns asset and responsible for the delivery and services. In the public sector, the government owns most of the asset and properties and provides all the services. That is called the public. देखो पब्लिक में क्या होता है, ये गवर्नमेंट कुछ एसेट क्या करती है? परचेस करती है या प्रॉपर्टीज परचेस करती है और फिर वहां पे वो चलाती है, रन करती है, उसको बोलते हैं पब्लिक। और ये एक आधा प्राइवेट आदमी एक आधी एसेट और प्रॉपर्टी क्या करता है? परचेस करता है और उसको रन करता है। समझ में आया? ऐसा। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया? एक आधी प्रॉपर्टी एसेस करके, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं उसका, हेल्थ केयर सेंटर। चलो देखेंगे आगे।
In private sector, ownership on the asset or delivery of the services in the hands of private individual or companies. एखादी उसमें कंपनी होंगी नहीं तो प्राइवेट एक आधा पर्सन होगा, फॉर एग्जाम्पल धीरूभाई अंबानी, बराबर ऐसा। और ये गवर्नमेंट, चलो देखते हैं। रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इन एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स, तो ये पब्लिक सेक्टर्स का एग्जाम्पल है। कौन कौन से इसका एग्जाम्पल दिया जाए तो रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सेवाएं पब्लिक है। इसका एग्जांपल दिया जाए तो दिया है रेलवे पब्लिक, लाइक द टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी लिमिटेड, मतलब टिस्को, TISCO, टाटा आयरन स्टील कंपनी स्टील ऑर्गेनाइजेशन, तो बराबर है। टिस्को, टिस्को का मतलब लिखो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, और रिलायंस इंडस्ट्री RIL, नहीं तो RIL, अभी RIL का लॉन्ग फॉर्म लिखो। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आर द प्राइवेटली ओन, ये सब प्राइवेट के एग्जांपल है, ये पब्लिक के एग्जांपल है। समझ में आया? अभी यहां पे भी कुछ लोग काम करते हैं और यहां पे भी कुछ लोग काम करते हैं, देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज इन विच प्राइवेट सेक्टर्स आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न अ प्रॉफिट, यहां का मोटिव है, यहां का एम है टू अर्न प्रॉफिट, यहां का एम अलग ही है, टू गिव पब्लिक फैसिलिटीज, नॉट प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट। काय के लिए नहीं बनाई होती है, प्रॉफिट के लिए नहीं बनाए होते, बराबर, सिर्फ लोगों की सेवाओं के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ओके, चलो देखते हैं। एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड टू मोटिव टू अर्न अ प्रॉफिट। To get such a services, we have to pay money in these individuals and companies. The purpose of the public sector is not to earn a profit. इनका purpose वो नहीं रहता है। The government raise money through the taxes and the other ways to meet expenses on the services rendered by it. Modern day government spend on a wide the range of activities. What are these activities? These are the spend on such activities. Let us find. चलो अपन find करते हैं। There are several things needed to be the society as the whole, but which are the private sectors will not be provide the reasonable cost. देखो, जो चीज ये देंगे गवर्नमेंट लोगों को, यानी उसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन ये जो लोग ये देंगे उसकी कॉस्ट क्या रहेंगी, ज्यादा रहेंगी, कुछ भी चीज हो। पब्लिक सेक्टर में फॉर एग्जांपल रेलवे से यदि तुमको भुसावल से बॉम्बे जाना है तो कम से कम यहाँ पे भुसावल से बॉम्बे जाने के लिए 200 रुपये भाड़ा लगेगा, पे करना है आपको रेलवे से। लेकिन यही तुम प्राइवेट लग्जरी कार से यदि गए, क्या बस से गए, लग्जरी बस से, तो उसका भाड़ा है फ्रेंड 800 रुपये। यानी ये सिर्फ काय के लिए है, तो ये प्रॉफिट के लिए बने हैं, और ये सिर्फ लोगों की काय के लिए बने हैं, सेवा के लिए बने हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट। समझ में आया? ओके, आगे। These are the several things needed to the society as a whole, which are the private sector will not be provided at the reasonable cost. ये reasonable cost नहीं देंगे, ये reasonable cost देंगे। Why? Some these are needed to spending large sums of money. लोगों को बहुत ज्यादा पैसा उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, स्पेंड करना पड़ता है, which is beyond the capacity. Okay, of the private sectors also collecting money from the household thousands of people who these facilities is not easy. देखो, प्राइवेट वाला आदमी खुद के पैसे लगाता है और गवर्नमेंट लोगों का आया हुआ पैसा, टैक्स के थ्रू आया हुआ पैसा वही लोगों के ऊपर खर्चा करता है। तो इसलिए उसका कोई प्रॉफिट हो ये पर्पज़ नहीं होता है, लेकिन इन लोगों का प्रॉफिट हो ऐसा पर्पज़ रहता है, क्योंकि वो हज़ारों करोड़ों रुपए अपने खुद के लगाते हैं। ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए लगाएंगे, नहीं तो कौन किसके लिए करता है। इवन इफ दे प्रोवाइड दिस थिंग्स दे वुड बी चार्ज ऑफ हाई रेट फॉर देयर यूज, वो हाई रेट लगाते हैं। एग्जाम्पल्स आर कंस्ट्रक्शन रोड्स, कुछ लोग रोड्स कंस्ट्रक्शन करते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, रेलवे, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू द डैम्स, ये काम कौन करता है, ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में आते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा विच वर्क्स आर इंक्लूडेड इनटू द गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन से आते हैं, तो क्या क्या आता है ध्यान में रखना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस, रेलवे, हार्बर, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी,
प्रोवाइडिंग इरिगेशन, डैम वगैरह वगैरह, ये काम किसके हैं? गवर्नमेंट के हैं, पब्लिक के हैं। Thus government have also to undertake such a heavy spending, जहाँ पे ट्रिमेंडस पैसा लगता है जो कोई प्राइवेट आदमी नहीं कर सकता, इसलिए गवर्नमेंट वहाँ पे पैसा खर्च करता है। That ensure these facilities are available for everyone, और फिर वो फैसिलिटीज सारे लोगों को अवेलेबल करते हैं। समझ में आया? क्या समझ में आया? कि गवर्नमेंट जॉब पब्लिक में जो रहते हैं ये सिर्फ पब्लिक के सेवाओं के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि ये जो पैसा होता है किसी एक आदमी का नहीं होता है, ये पब्लिक का होता है, पब्लिक के ऊपर ही खर्चा होता है, बराबर। इसमें कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं देखा जाता। तो इसमें मैंने बोला आपको कौन कौन से आते हैं, तो रोड बनाना है, रेलवे के ट्रैक्स बनाना है, रेलवे ट्रैक्स, बराबर, ब्रिजेस बनाना है, ये कोई प्राइवेट काम नहीं होता है, ये गवर्नमेंटल के लिए होता है। तो ये सारे काम काय में आते हैं, इसमें आते हैं। ये सारे एग्जाम्पल पब्लिक के हैं और प्राइवेट के अलग हैं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी करना है तैयार, तो ये सारे कौन से काम आते हैं? गवर्नमेंट, पब्लिक। चलो आगे देखते हैं। देयर आर सम एक्टिविटीज, पेज नंबर 34 पे आ जाओ, सेकंड पैराग्राफ चालू है। देयर आर सम एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट। बहुत सारी एक्टिविटी होती है जिसको गवर्नमेंट क्या करता है? सपोर्ट करता है, प्राइवेट होके भी। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक के लिए यदि कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उसको क्या करता है? सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी ने एजुकेशन स्कूल डाली तो अभी वो पब्लिक का काम है, लेकिन कोई प्राइवेट आदमी यदि फिर भी कर रहा है तो गवर्नमेंट उसको क्या करती है? फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो उसको बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? सेमी गवर्नमेंट। तो फिर वहाँ के टीचर्स के जॉब पेमेंट वगैरह कौन करेंगे? गवर्नमेंट करेंगी। ऐसा भी करते हैं। The private sector may not be continue to their production or business unless the government has encourages it. फ्रेंड, प्राइवेट आदमी कब तक काम नहीं करता है? जब तक गवर्नमेंट उसको एनकरेज नहीं करेंगे तब तक वो पब्लिक के लिए काम नहीं करेगा। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ सेलिंग द इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मेनी इंडस्ट्री। जहां पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, कोई प्राइवेट आदमी भी पैदा कर रहा है तो गवर्नमेंट उसको क्या करेगी? सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है, पब्लिक के लिए कर रहा है, नॉट फॉर इट्स प्राइवेट पर्पज। मेनी यूनिट्स, स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट्स, माइट हैव बी शट डाउन। बहुत सारे स्मॉल स्केल यूनिट, लेकिन गवर्नमेंट के क्या भी करना पड़ा है? बंद भी करना पड़ा है, क्योंकि पब्लिक के रहते तो उसमें केयरिंग नहीं रहती। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिया जाए तो बीएसएनएल किसका है? गवर्नमेंट का है, लेकिन उसकी फैसिलिटी जैसे चाहिए वैसे मिलती नहीं है। दैट्स व्हाई लोग उसमें क्या नहीं है? सेटिस्फाइड नहीं है। दैट्स व्हाई लोग प्राइवेट की तरफ क्या होते हैं? टर्न होते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं फ्रेंड। कुछ थिंग्स के लिए लोग अच्छा ये नहीं मिलने के कारण वो पब्लिक प्राइवेट की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट स्कूलों में जो टीचिंग होता है उससे बेटर आज प्राइवेट में हो रहा है। दैट्स व्हाई लोग कहाँ पे डाल रहे हैं? अपने बच्चों को प्राइवेट में डाल रहे हैं। तो दैट इज द पॉइंट। ये मेन महत्वपूर्ण पॉइंट है। यानी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो अच्छी बातें होती थी वो आजकल के लोग इतने पंक्चुअलिटी न होने की वजह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में टर्न हो रहे हैं। यानी हम ही रिस्पॉन्सिबल है फ्रेंड उसके लिए। ओके, माइट हैव टू शट डाउन, यानी बहुत सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को उनके प्रोजेक्ट अच्छे होने के बावजूद भी क्या करने पड़े? शट डाउन करने पड़े। क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ इट्स वर्कर। क्योंकि वर्कर प्रॉपर वहाँ पे क्या नहीं करते हैं? काम नहीं करते हैं। उनके ऊपर किसी का क्या नहीं होता है? दबाव नहीं होता है। गवर्नमेंट का काम होता है, कोई भी ऑफिसर देखने को आता है तो साल में एक बार आता है। दैट्स वाई उसकी तरफ ज़्यादा क्या नहीं होता। और वो भी आने के बाद भी सिर्फ क्या बनाता है? पैसे लेता है और सर्टिफिकेट बना के देता है, यस गोइंग टू परफेक्ट, और चला जाता है, और वो भी पैसे लेता है। तो उससे क्या होता है? कुछ मजा नहीं है। लेकिन वही काम यदि प्राइवेट की तरफ दिया, फॉर एग्जांपल स्कूल, एक आधे प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ के टीचर्स की तरफ रोज वो मालिक आते जाएगा, ऑफिस में बैठा जाएगा, कोई टीचर बराबर पढ़ाने के लिए स्पेशली ध्यान देगा, नहीं कर रहा है तो उसको निकाल देगा, दूसरा वहाँ पे टीचर भर लेगा। लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ होता नहीं है। दैट्स वाई सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी अराइजेस। तो इसलिए प्राइवेट पब्लिक क्षेत्र भी बड़े बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं? गवर्नमेंट को शट डाउन करने पड़े हैं और प्राइवेट को मोटिवेट करना पड़ा है। Government here steps in the producing and supplying electricity. All rates this industry can be afford. Government has to bear the part of cost. और गवर्नमेंट वो थोड़ा सा bear करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। Similarly, the government in India busy to wheat and rice from the farmers at the fair price. देखो ये भी बहुत बड़ा पब्लिक के लिए काम कर रही है गवर्नमेंट। कैसे? जो फिक्स अमाउंट दे देती है, मतलब अपन ने पहले लास्ट में लेक्चर में अपन ने देखा कि गवर्नमेंट जो ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, फार्मर रहता है, फार्मर को एक फिक्स प्राइस देती है। फॉर एग्जांपल क्वार्टर मैंने एग्जांपल बताया था आपको, या जवार का मैंने एग्जांपल बताया था। जवार यदि एक आधे फार्मर ने मार्केट में यदि सेल करने को लाया तो उसको कुछ बिजनेस लोग
ज़्यादा से ज़्यादा ज्वार को 1500-1600 रुपये क्विंटल से मांगेंगे, लेकिन गवर्नमेंट वही ज्वार उनसे 2000 में परचेस करेगा। फिर गवर्नमेंट 400 रुपये क्या दे रहा है, एक्स्ट्रा दे रहा है। क्यों कर रहा है गवर्नमेंट ऐसा? तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसके पीछे 2-3 रीज़न है। एक तो फार्मर को थोड़ा सा इकोनॉमिकल क्या मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए। दूसरी बात, ये अनाज स्टोर करके रखा जाए और आगे कोई नेचुरल कैलामिटी यदि आप विफल हुई तो उस जमाने में वो सारा बफर स्टॉक निकाल के लोगों को बांट दिया जाए, या रेशन के दुकानों में वो कम प्राइस में 2 रुपये 4 रुपये केजी से लोगों को दिया जाए। देखो उसमें गवर्नमेंट का घाटा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऐसे काम करती है। क्यों करती है? फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, उसको बोलते पब्लिक, नॉट फॉर प्रॉफिट। ये पर्पस किसका नहीं है? प्रॉफिट का नहीं है। यहाँ पे पर्पस किसका है? प्रॉफिट का है। दैट इज द स्टोर इज इन द गोडाउन, गोडाउन में स्टोर करते हैं उनसे लेके, फिर सेल करते लोअर प्राइस में कंज्यूमर को रेशन शॉप पे। यू मे हैव रीड दिस ऑफ द चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन क्लास 9 में, आप लोगों ने ये सब पढ़ा है 9th में। द गवर्नमेंट हैज टू बियर सम ऑफ द कॉस्ट, गवर्नमेंट उसके लिए बहुत पैसा क्या करती है? खर्च करती है उसके ऊपर। इन दिस वे द गवर्नमेंट सपोर्ट बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर, यानी गवर्नमेंट फार्मर को भी सपोर्ट कर रहा है, कंज्यूमर को भी सपोर्ट कर रहा है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और इसके लिए सब गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस, गवर्नमेंट ने ऐसा करना भी चाहिए। प्रोवाइडिंग द हेल्थ और एजुकेशन के लिए भी फैसिलिटीज। इन ऑल इन वन एग्जाम्पल वी हैव टू डिस्कस सम ऑफ दिस इशू ऑन द फर्स्ट चैप्टर। ये अपने फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा इशू देखा। स्कूलों में भी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, जगह जगह पे स्कूलें ओपन करना चाहिए, ताकि पब्लिक को, गरीब से गरीब जनता को एजुकेशन ले सके। और हेल्थ केयर सेंटर भी ओपन करना चाहिए, ताकि गरीब से गरीब आदमी को भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज कर सके कम पैसों में। रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन, इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, लोगों को फ्री एजुकेशन और फ्री स्कूलिंग करना चाहिए, फ्री स्कूलिंग और फ्री हेल्थ केयर सेंटर ओपन करने चाहिए। इंडिया साइज इज अ इलिटरेट पॉपुलेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि आज भारत की साइज भी बड़ी है और इलिटरेट पॉपुलेशन है, तो गवर्नमेंट ने इतना करना चाहिए। सिमिलरली वी नो दैट नियरली हाफ ऑफ इंडियन चिल्ड्रंस आर माल न्यूट्रिशंस। फ्रेंड, आज भी हमारे इंडिया में आधे से ज्यादा बच्चे, आधे बच्चे तो भी माल न्यूट्रिशन का शिकार बने हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ बातें हम उसके हाथ में लेना चाहिए, पब्लिक के हाथ में लेना चाहिए। दैट इज अ क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली इल, और उसमें आधे से आधे मतलब 25% तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। वी हैव टू रीड अबाउट द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ये हमने इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में देखा है। द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ओडिशा का 53 है फ्रेंड, कितना खतरनाक है, बराबर। मध्य प्रदेश का 55 है। इज अ हायर देन सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत पुअरेस्ट रीजन है वर्ल्ड के। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू द एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज द एबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर सेंटर की तरफ ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट ने एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट ने वाटर फैसिलिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए, रोड डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये जो पब्लिक सेक्टर है वो वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। हाउसिंग फैसिलिटी फॉर पुअर एंड फूड और न्यूट्रिशन। इट इज ऑल्सो ड्यूटी द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर रीजन्स ऑफ द कंट्री थ्रू द इंक्रीज स्पेंडिंग ऑफ सच एरियाज। उसके एरियाज गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए? बढ़ाने चाहिए। ओके, इन दिस वे फ्रेंड ये लेसन यहाँ पे खत्म होता है। रिगार्डिंग दिस आपको यदि कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क मी इन माई कमेंट बॉक्स, आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू। इन दिस वे ये लेसन यहाँ पे खत्म होता है। ओके, बाय, सी यू। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वहाँ पे लाइक्स का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू, बाय।